हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगी और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का चल रहा है, जिसमें अभी हम 2025 में जो यूपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है उसकी पेपर को भी हम डिस्कस करें एज अ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी हमारा GS1 चल रहा है। GS1 में क्वेश्चन नंबर 16। कल लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। और आज की लेक्चर में भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज बताऊंगा मैं आपको, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहना। बहुत सारी नई चीजें आपको पता चलेगी, अगर नहीं भी पता होगी तो। और जिनको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आप जिस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है। सबसे पहले देखिए, हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सोर्स क्या है क्वेश्चन का, फिर हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे जीएस में है तो जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रीलिम्स के मतलब ओवरऑल हम एक सिलेबस की तरह, मतलब एक सिलेबस भी हम क्या करेंगे अपना रिवाइज करेंगे। आज का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछ रहा है कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट है उसकी वजह से किस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट और जो कॉन्टिनेंट एंड जो ओशन बेसिस है उसका जो शेप और साइज है वो बदलता रहता है। ये आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करके लिखना था, यानी कि ये आपको समझाना था कि कैसे ये काम करता है, किस तरीके से करता है। अब इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा जियोग्राफी। जियोग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना था, 250 वर्ड्स में लिखना था और ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो जैसे आप लोगों को पता है कि यूपीएससी में जब पेपर पूछा जाता है तो वो दो सेक्शन में होता है, यानी कि दो पार्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपका शॉर्ट टाइप में रहता है, जिसमें आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं और ये होता है 10 मार्क्स का। वहीं पे अगर हम 11 से अगर हम 20 तक की बात करें तो ये आपका रहता है लॉन्ग टाइप आंसर, जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं और कितने मार्क्स का होता है, ये 15 मार्क्स का होता है। ये चीज़ आपको पता होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। और अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो किससे पूछा गया है। एक तो ओशियन बेसिस क्या होता है, बेसिन्स क्या होता है, दूसरा टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट, इस कॉन्सेप्ट से आपसे क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का आंसर स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दूं, छोटी सी डिटेल्स जो कि यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे देखो, अगर हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें ना, यूपीएससी एग्जाम की जब हम बात करते हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूपीएससी अपने एग्जाम 3 स्टेजेस में लेती है। पहला जो स्टेज होता है वो आपका होता है प्रीलिम्स का, दूसरा स्टेज होता है आपका मेंस का, एंड जो थर्ड स्टेज होता है वो आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आप इन तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई करते हो तब जाकर के आप क्या बनते हो, आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर बनते हो। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे यूपीएससी के। फर्स्ट पेपर होता है आपका जीएस का एंड सेकंड पेपर जो होता है वो आपका होता है सीसेट का। जीएस का जो पेपर होता है वो आपको देखने को मिलेगा कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये टोटल आपका 200 मार्क्स का होता है। वहीं पे अगर हम सी सेट की बात करें तो सी सेट में 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। जीएस के लिए आपको कट ऑफ लिस्ट में आना होता है, यानी कि इसमें आपका जो कट ऑफ लिस्ट होता है वो, और सी सेट सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आपको 33% चाहिए होता है। मीन्स अगर आपको ये 200 मार्क्स का पेपर है तो इसमें से आपको 66 नंबर चाहिए। जीएस का मतलब अगर हम जनरल स्टडी की बात करें तो इसमें आपका क्या रहता है, कट ऑफ रहता है। जैसे कि अगर आप एज अ जनरल कैटेगरी से अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका जो टारगेट रहना चाहिए जीएस के लिए वो कितना रहना चाहिए,
100 से 110 के बीच में, क्योंकि अभी तक 100 से 110 मतलब 100 से नीचे ही रहा है, कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं गया और 110 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हार्ड है तो 100 से ज़्यादा नीचे रहेगा, अगर इजी है 110 या 115 तक जा सकता है, तो आप अपना टारगेट लेकर के चलो 110 तक का। और इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स रहता है 0.66। तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सीसेट में किसी भी तरीके से 33% और जीएस में आपको 100 में से 55 से 60 क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, करेक्टली अटेम्प्ट करने होते हैं, तब आपका प्रीलिम्स क्या होगा, क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अपने जी मेंस के बारे में। मेंस का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है प्रीलिम्स से ज़्यादा डिफिकल्ट? इसमें आपके जो पेपर देखने को मिलेगा, मैनी टाइप्स के पेपर देखने को, मतलब 9 पेपर्स टोटल देखने को मिलेंगे किसके अंदर, मेंस के अंदर में। जैसे पहला होगा आपका ऐसे, जिसे हम कहते हैं निबंध, ये होगा 250। उसके बाद आपका होगा जीएस का पेपर, जीएस के पेपर के बाद होगा आपका लैंग्वेज का पेपर, उसके बाद होगा आपका ऑप्शनल। लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आप कोई भी 2 लैंग्वेज चुन सकते हो। एक तो हिंदी, जैसे हिंदी और इंग्लिश, एक पेपर इसमें कंपलसरी रहता है और एक आप अपने मन से चुन सकते हो। ऑप्शनल में भी आपके पास 2 पेपर देखने को मिलेंगे और दोनों पेपर जो होते हैं वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि जो आपका ऑप्शनल का पेपर होता है वो 500 मार्क्स का होता है और लैंग्वेज का पेपर जो होता है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का होता है, क्योंकि 2 होते हैं। ऐसे आपका होता है 250 मार्क्स का। अब बात करते हैं हम जीएस के बारे में। तो जो जीएस का पेपर है ना, जीएस का पेपर, इसमें आपके 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, देन तब GS4। अब जैसे देख लो GS1, GS1, GS2, GS3, GS4। अब इन चारों के लिए आपको क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जहां से यूपीएससी एग्जाम से क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। अभी मैंने आपको बताया कि अभी हमारा जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रहा है वो किसका चल रहा है, GS1 का चल रहा है। और 4 जीएस के पेपर होता है और हर एक जीएस का पेपर कितने नंबर का होता है, मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आप पहुंचते हो लास्ट स्टेज, जिसे कहा जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू ये होता है आपका कितने मार्क्स का, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप क्वालिफाई करते हो यूपीएससी जैसा एग्जाम, यानी कि जो कि अगर हम बात करें इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, आप उसको क्वालिफाई करते हो। देन जो करोड़ों यूथ का एक ड्रीम है कि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी जब वो जॉब में, सर्विसेज में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो वो ये इस तरीके से वो यहाँ से सेलेक्ट होकर के जाते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये तो चलो ऊपर ऊपर का हो गया, इस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज, ऑप्शनल सबका अलग अलग होता है। आपको जो आपने ऑप्शनल चुना है आपको उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जैसे मैंने चुना है PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो मुझे आईआर की बुक पढ़नी पड़ेगी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट्स, तो ये सारी बुक्स मुझे पढ़नी पड़ेंगी। आपने अगर हिस्ट्री चुना है तो उसके रिगार्डिंग आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सोशोलॉजी चुना है तो सोशोलॉजी के रिगार्डिंग आपको जो उसकी जो बुक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शनल अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स पढ़नी होती हैं। लैंग्वेज मैंने बता दिया कि आपको 2 लैंग्वेज का एक कंपलसरी होता है, एक आप अपने मन से चुन सकते हैं। प्रीलिम्स जब आप मेंस पे फोकस करके चलते तो प्रीलिम्स आपको ऑटोमेटिकली वहीं पे क्वालिफाई हो जाता है, मतलब उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिक हर एक जीएस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े
जाते हैं। तो एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझिए कौन सी जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़नी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो हमारा पहला आता है वो आता है GS 1। तो GS 1 के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़ने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद आपको पढ़ना होगा इंडियन हिस्ट्री। अब देखो, अगर जब हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो इसमें आपका चारों चीज़ें कवर होनी चाहिए। अब चार चीज़ें कवर होने का मतलब है आपका एशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न एंड इंडियाज स्ट्रगल मूवमेंट। यानी कि जो आज़ादी के लिए जो हमारे देश में जो आंदोलनें चली थी, जो स्ट्रगल किया गया था, वो ये चारों आपकी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? जियोग्राफी। जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में सिर्फ आपको जियोग्राफी ही नहीं, इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। फिर आता है आपका इंडियन जियोग्राफी के बाद ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी एंड फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। जैसे अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, वो आपने देखा होगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है? फिजिकल जियोग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है GS 1 के लिए? इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी किसके लिए? GS 1 के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए? GS 2 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? GS 2। अगर हम GS 2 की बात करें, तो GS 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप M लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर सकते हो, उसी में आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर हो जाएगा। फिर गवर्नेंस, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? IR। IR का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, डेवलपमेंट रिलेटेड रिलेटेड जो भी इशूज हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको किसके लिए? GS 2 के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए? GS 3 के लिए। आपको GS 3 के लिए क्या क्या पढ़ना है? जब हम GS 3 की बात करते हैं, तो GS 3 में जो आपको पढ़ना है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? पहला आता है आपके पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्लास 9 से लेकर के क्लास 12, देन उसके बाद आपको कौन सी बुक पढ़नी है? आप रमेश सिंह की बुक को फॉलो कर सकते हो। फिर आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड फूड। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है एग्रीकल्चर के बाद? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी।
बायो डाइवर्सिटी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है इसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट आपको क्यों पढ़ना है मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या रहोगे, एक डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड ऑफिसर रहोगे, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितने भी जो डिजास्टर सब है उन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि आप डिजास्टर को कैसे मैनेज करोगे वो आपके ऊपर ही रहेगी। इसलिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी किसके लिए, GS3 के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए, GS4, GS4। GS4 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि हमारा कौन सा पेपर होता है, एथिक्स का होता है। तो इसमें आपको पढ़ना है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेक्ट्स। उसके बाद आपको पढ़ना है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। और अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, पब्लिक सर्वेंट, या आप कह लो सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विस ऑफिसर होते हैं ना, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी किसके लिए, GS4 के लिए। तो अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या मतलब सॉरी किस एग्जाम के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये चीजें मैंने इसलिए आज थोड़ा सा टाइम लेके बताया ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना रहो और आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो एक डायरेक्शन में लेके चलो। 1000 सोर्स से बेटर है आप लिमिटेड सोर्स रखो और उसको आप मैनी टाइम्स से पढ़ो, मैनी टाइम्स उसका रिवीजन करो, PYQ सॉल्व करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। आपको एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप इतने सब्जेक्ट को प्रॉपरली फॉलो करके चलते हो। अब हम डिस्कस करते हैं अपना आज का आंसर। तो मैंने तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा दिया था कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। आपने सबसे पहले ये समझो कि ओशन बेसिन्स क्या होता है और टेक्टोनिक मोमेंट क्या होता है। अगर हम ओशन बेसिन्स की बात करते हैं तो ओशन बेसिस का मतलब होता है कि अर्थ का वो लार्ज पार्ट एरिया, यानी कि वो बड़ा एरिया या पार्ट जहाँ पे ओशन होल्ड करते हैं, मीन्स जहाँ पे लार्ज स्केल पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर बॉडी देखने को मिलेगा, वाटर बॉडी। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जो वाटर बॉडी होगा ना वो किसका होगा, या तो वो सी का होगा, समंदर का होगा, या ओशियन का होगा यानी कि महासागर का होगा। अभी नहीं का वाटर बॉडी होगा तभी जाके हमारा क्या बनता है, ओशियन बेसिन बनता है। अब जैसे पैसिफिक ओशियन कह लो पैसिफिक ओशियन बेसिन या अटलांटिक ओशियन बेसिन की बात करते हैं वो होता है हमारा ओशियन बेसिस, मतलब बेसिन
जहाँ पे लार्ज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में, बड़े अर्थ के बड़े से एरिया पार्ट पे क्या रहता है, पानी रहता है। अब अगर हम बात करते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होते हैं, तो टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब होता है कि जो अर्थ की जो ऊपर का जो हार्ड लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अब आपको ये चीज तो पता होगा कि अर्थ की लेयर को हमने क्या कर रखा है, अलग अलग पार्ट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो जो अर्थ का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है, हार्ड लेयर होता है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसमें डिफरेंट प्लेट्स होते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक कहते हैं। और जब यही टेक्टोनिक क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, हिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी कि इन प्लेट्स का मूवमेंट, यानी कि कॉलिडाइड, ब्रेक, स्लाइड, डाइवर्स, ये हमारा क्या कहलाता है, टेक्टोनिक मूवमेंट कहलाता है। तो जिसके वजह से, यानी कि जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है ना, तो उसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का आना, अर्थक्वेक्स, वेल्कोने एरप्शंस, माउंट फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, तो ये सारी चीजें हमें क्या है, देखने को मिलती है। और क्वेश्चन यही पूछा है कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से कैसे हमारे जो साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशन बेसिस है, उसका क्या होता है, जो साइज है वो क्या होता है, चेंज होता है। अब जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि हमारा जो अर्थ है, हमने अपने अर्थ के क्रस्ट को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है लेथोस्फेरिक प्लेट्स पे। अब लेथोस्फेयर मतलब क्या होता है, लेथोस मतलब पत्थर या सॉलिड। तो जो हमारा जो लेथोनिस प्लेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉलिड हार्ड लेयर देखने को मिलेगा। तो जब वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, टेक्टोनिक फोर्स राइज होता है, यानी कि निकलता है। तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कन्वेक्शन जो करंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेंटली होते। तो टेक्टोनिक मूवमेंट से रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे हमारे अर्थ के ऊपर जो शेप है या जो साइज है कॉन्टिनेंट का या ओशन बेसिस का, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, अगर हम ओवर जियोलॉजिकली टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें। अब जैसे आपको बेसिक थोड़ा सा भी आइडिया होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि एक टाइम ऐसा था कि सारे जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स थे वो आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन मूवमेंट्स की वजह से क्या है, आज अलग अलग कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे एशिया है, यूरोप है, एक टाइम पे हमारा जो इंडिया था वो यूरेशिया से जुड़ा हुआ था। जैसे ही वहाँ से अलग हुआ तो वो क्या जैसे ही हमारा देश मतलब जो टेक्टोनिक है मूवमेंट की वजह से अलग हुआ, तो हमें उसके वजह से क्या देखने को मिलता है, हिमालय माउंटेन का राइज देखने को मिलता है। यही आंसर मैंने यहाँ पे आपको किस फॉर्म में बना के दे दिया है, रोड मैप के फॉर्म में बना के दे दिया। अगर आपको यहाँ से नोट्स बनाना, आप इजिली नोट्स बना सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा है डाइवरेंट बाउंड्री। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो प्लेट्स अलग होते हैं, नए ओशन क्रस्ट बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं मिड अटलांटिक रिड्जे, जहां अटलांटिक ओशन रोज क्या होते हैं, रोज बड़ा होता जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। फिर आता है हमारे पास यानी कि कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्लेट्स होते हैं वो टकराते हैं और एक प्लेट क्या होगा, दूसरे प्लेट के नीचे चला जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है, माउंटेन्स ऑफ फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। यानी कि एक प्लेट दूसरे की क्या चली जाती है, नीचे चली जाने की वजह से आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, या उसे हम क्या कहते हैं, सब डुकेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पैसिफिक ओशन, यानी कि जो अगर हम बात करें जो पैसिफिक ओशन है वो क्या होते जा रहा है आज के टाइम पे, श्रिंक होते हुए, यानी कि श्रिंकिंग होते हुए जा रहा है या हो रहा है। मतलब उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। अब कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट मतलब पहले क्या था कि जितने भी जो कॉन्टिनेंट थे वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, तो जिसे हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे, पेंजिया। तो ये धीरे धीरे क्या था, अलग होते गए, टूटते चले गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट हमारा बनता चला गया। यानी कि एक एग्जांपल से समझ लो, जब हमारा देश भारत यानी कि इंडिया जब यूरेशिया से टकराया तो क्या हुआ था, वहां पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ।
तो जैसे आज अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहीं से हमारा हिमालयन रेंज जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से टकराया था तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जैसे यहाँ पे जो प्लेट्स टकराई, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलेगा, हिमालय का फॉर्मेशंस देखने को मिलेगा। यानी कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं ना, तो उसी बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलता है, माउंटेन्स देखने को मिलता है। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, 7th या 8th की ज्योग्राफी में, ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। तो उनका जो फॉर्मेशन होता है ना, वो प्लेट टेक्टोनिक के टकराने की वजह से, या प्लेट टेक्टोनिक की जो मूवमेंट्स होती हैं उसी वजह से आपको क्या है देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या होता है, जो प्लेट्स होती हैं वो स्लाइड करती हैं, तो जैसे लैंड फॉर्म्स रीसेप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, सैन एंड्रास फॉल्ट, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूएसए के अंदर में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी हमारे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अपने ओशन बेसिन्स के लिए, और जो हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल शेप एंड साइज के चेंजेस में के लिए। जो टेक्टोनिक जो मूवमेंट्स होते हैं ना, हमेशा से ही क्या रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को रीसेप करते हुए आ रहे हैं। और ओशन कभी बढ़ते हैं, कभी छोटे होते हैं, और कंटिन्यू ड्रिफ्ट करके नए माउंटेन्स या वैली बनाने का काम करते हैं। और यही प्रोसेस हमारी अर्थ को क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये आंसर था। मतलब आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके क्या कर सकते थे, अपने आंसर लिख सकते थे। और यही सारी चीज़ें मैंने भी आपको क्या है समझाई थी। जो चीज़ यहाँ पे आपको लिखी हुई वही चीज़ें मैंने आपको क्या है समझाई है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी है, अगर आपको यहाँ से नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने डिस्कस किया इन्फॉर्मेटिव थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस सब्जेक्ट एग्जाम के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे GS 1, 2, 3, ऑप्शनल तो अलग होता है और लैंग्वेज ये अलग हो जाता है। तो मेन जो चीज़ था उसके लिए मैंने आपको बता दिया। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दे सकते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, तो आप सपोर्ट दे सकते हैं। सिर्फ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के जो MCQ हैं, लाइक जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उसकी वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमने हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का 27 ईयर जो था क्वेश्चन, हमने क्या किया था, UPSC प्रीलिम्स का हमने डिस्कस किया पार्ट बाई पार्ट विथ टॉपिक बाई टॉपिक, वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर प्रीलिम्स के लिए आपको मिनी ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट्स, करंट अफेयर्स की वीडियो, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आप वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा GS का पेपर डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद हम फटाफट से अपना क्या करेंगे, एशियंट हिस्ट्री से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बता दिया था कि GS 1 में कौन कौन सा होता है, तो फटाफट हम क्या करेंगे, GS 1 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।